बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद लुकमान और आप लोगों से मुखातिब हूं बायोलॉजी लर्नर से। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्कोमेर। सर्कोमेर क्या है, ये कहाँ पर पाया जाता है, इसकी फ़ंक्शन क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है, डिटेल जो है इंशाल्लाह यहाँ पर हम बात करेंगे सर्कोमेर के ऊपर, और सर्कोमेर का कंप्लीट डायग्राम भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो हमारे साथ रहेगा एंड तक, इंशाल्लाह पूरा जो डायग्राम है सर्कुलर का ये आप लोग को समझ आ जाएगा, क्योंकि ये बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। और ये तकरीबन मैंने जो 5 साल में जितने भी पेपर्स हो चुके हैं बायोलॉजी के, तो मैंने उन सब पेपर में ये डायग्राम जो है वो देखा हुआ है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को मैं डिटेल पे समझाऊंगा कि सर्कुलर का जो डायग्राम है ये किस तरह फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, इसकी कंपोजिशन क्या है। तो आइए चलते हैं। अच्छा, इसमें आप लोगों को बताया गया है कि इसमें हमारे पास कुछ जेड लाइन होते हैं। जेड लाइन एक लाइन होता है, एक जंक्शन होता है बिटवीन द टू सर्कोमेर। सर्कोमेर में हमारे पास दो ही रीजन्स पाए जाते हैं। एक हमारे पास उसमें लाइटर जोन होता है, वाइल अनदर वन इज कॉल्ड डार्कर रीजन। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ए बैंड जो होता है ना, ठीक है, एक ए बैंड होता है और एक आई बैंड होता है। आई बैंड जो होता है ना वो लाइटर होती है, और ए बैंड जो होता है वो डार्कर होता है। तो सर्कुलर में ये दो बड़े बड़े रीजन लाइटर और जो डार्कर रैंड है वो पाए जाते हैं। अब इसमें हमारे पास दो तरह के प्रोटीन होते हैं, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन। ये दो किस्म के प्रोटीन होते हैं और ये एक दूसरे के ऊपर अक्रॉस ईच अदर ये स्लाइड ओवर कर रहे होते हैं। इसकी जो डिस्टेंस होती है बिटवीन द जेड लाइन, उसकी शॉर्टनिंग काज हो जाती है। मतलब है कि सर्कुलर के अंदर जो डिस्टेंस है बिटवीन द जेड लाइन वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से सर्कुलर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन ए बैंड जो है वो चेंज नहीं होगा। किस तरह, डायग्राम में इंशाल्लाह मैं आप लोग को दिखा दूंगा आगे। इसके अलावा इसमें एच जोन और आई जोन जो है वो श्रिंक हो जाते हैं, वो कम हो जाते हैं। अब ये सर्कुलर की कंट्रैक्शन की बात हो रही है। अब ये जो रीजन होते हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ये क्या चीज़, ये एच और आई जोन की ये फिलामेंट जो है ये इसमें हमारे पास ये आई और एच जोन ये डिक्रीज या श्रिंक हो जाते हैं, लेकिन ये ओवरलेप नहीं होंगे। और ये फिलामेंट जो होते हैं ना ये कंट्रैक्शन में कम और रिलैक्सेशन में जो है ये इंक्रीज होता रहेगा। इसी स्लाइड में आप लोग देखें कि जो थिक फिलामेंट होते हैं जिसको हम मायोफिलामेंट कहते हैं, उसमें हमारे पास मायोसिन प्रोटीन के कम्प्लेक्सेस पाए जाते हैं। कौन सा प्रोटीन होगा उसमें, मायोसिन प्रोटीन होगा। इसमें हमारे पास कितने प्रोटीन होंगे, 6 प्रोटीन उसमें मौजूद होते हैं। 2 मायोसिन जो है वो हैवी चेन के होते हैं और 4 जो प्रोटीन होते हैं वो लाइटर चेन के होते हैं। हैवी चेन जो है उसमें हमारे पास कौन कौन से रीजन्स पाए जाते हैं, हैवी चेन की मैं बात कर रहा हूँ। उसमें हमारे पास टेल रीजन, फ्लेक्सिबल हाइंग रीजन और ग्लोबुलर हेड। ठीक है, ये हैवी चेन की अब हम बात कर रहे हैं। तो हैवी चेन में ये 3 रीजन पाए जाते हैं, टेल रीजन, फ्लेक्सिबल हाइंग रीजन और ग्लोबुलर रीजन। पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को डायग्राम ही दिखा देता हूँ। अब एक्टिन बाइंडिंग साइड भी इसमें मौजूद होगा। तो ये कितने हो गए, तकरीबन 4-5, टेल, हाइंग, ग्लोबुलर हेड एंड एक्टिन बाइंडिंग साइड, जहाँ पर एटीपी की बाइंडिंग हो रही होती है। एनर्जी को इस्तेमाल करके ये क्या करेगा, फंक्शन ही परफॉर्म करेगा। लाइट चेन जो है हमारे पास क्या होगा, लाइट चेन में हमारे पास रोल ऑफ रेगुलेटरी रोल होगा उसका, वो हाइंग रीजन में मौजूद होती हैं। लेकिन हैवी चेन जो होते हैं ना उसमें जो 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 हेड की जो रीजन होती है इसमें तकरीबन कितने 100 तक के मायोसिन प्रोटीन जो है वो मौजूद होते हैं। कितने 100 तक के, ठीक है, एक बंडल सा बना होता है मायोसिन प्रोटीन का। और इसकी जो फिलामेंट होती है, मतलब जो कंप्लीट बंडल होता है इसका, तो टेल जो है वो टुवर्ड द एम लाइन होता है। ठीक है, सर्कुलर का डायग्राम में अभी आप लोग देखेंगे एम लाइन, और इसकी जो हेड होती है वो टुवर्ड दी जेड डिस्क जो है वो एक्सटेंड हुआ होता है। ये कंप्लीट इसका डायग्राम होता है किस चीज़ का, मायोसिन प्रोटीन की जो बंडल होती है, ठीक है, जिसकी वजह से सर्कुलर की कंट्रैक्शन काज हो रही होती है। ये देखिए अब ये इसका डायग्राम है। तो जो हम मायोसिन और एक्टिन के बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है, तो वो भी यहाँ पर इंशाल्लाह अभी आप लोग देखेंगे। तो ये देखिए ये सारा ये सर्कुलर का एक कंप्लीट डायग्राम है। ठीक है, एक सर्कुलर और दूसरे सर्कुलर के दरमियान जो लाइन होती है उसको हम जेड लाइन कहते हैं। ये देखिए ये जेड लाइन, ये जिग लाइन जो आप लोगों को नज़र आ रहा है इसको हम जेड लाइन कहते हैं। ठीक है, अब इससे पहले जो हमने बात की कि इसमें हमारे पास दो ही रीजन होते हैं, एक को हम डार्कर रीजन कहते हैं, दूसरे को हम लाइटर रीजन कहते हैं। तो हमने इससे पहले भी बात की कि इसमें हमारे पास जो आई बैंड होता है वो लाइटर रीजन होता है। आई बैंड जो है ये वाला रीजन है, ये हमारे पास लाइटर रीजन होता है। ठीक है, और दूसरा जो वो ए बैंड होता है, तो ए जो होता है ना ये थोड़ा डार्कर होता है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास जो
स्ट्रिएटेड मसल्स होते हैं, स्पेशली स्केलेटन मसल, तो उसमें हमारे पास ये डार्कर रीजन और लाइटर, डार्कर बैंड और लाइटर बैंड, ये दोनों मौजूद होते हैं। अब ये भी हमारे पास लाइटर ही बैंड होगा, ठीक है। ये बैंड मैं आगे इंशाल्लाह आप लोगों को समझा दूंगा। अब ये जेड लाइन जो ये जिगजैग लाइन होता है बिटवीन द टू सर्कोमेर, ठीक है, ये जंक्शन है बिटवीन दी टू सर्कोमेर। अच्छा, इसके बाद हमने बात की कि इसमें हमारे पास दो किस्म के प्रोटीन होते हैं, एक को हम कहते हैं मायोसिन प्रोटीन, दूसरे को हम कहते हैं एक्टिन प्रोटीन। ये जो पिंक कलर की जो प्रोटीन आप लोग को नज़र आ रही है डार्क किस्म की, तो ये हमारे पास मायोसिन प्रोटीन है। इसके अलावा जो ट्विस्टेड फॉर्म में आप लोग को नज़र आ रही है ग्रीन किस्म की जो प्रोटीन है, इसको हम एक्टिन प्रोटीन कहते हैं। इसके बाद हमने ये भी बात की कि इसमें हमारे पास दो ही प्रोटीन होते हैं, एक को हम जो है हैवी चेन कहते हैं, दूसरे को हम कहेंगे लाइटर चेन। अब हैवी चेन में जो है हमने डिफरेंट चीज़ें जो वो डिस्कस की कि उसमें हमारे पास एक टेल रीजन होती है, एक उसमें हमारे पास जो है वो एटीपी बाइंडिंग साइड होती है, एक फ्लेक्सिबल हाइंग रीजन होती है और एक ग्लोबुलर हेड होता है। तो ये हमारे पास कौन से, ये हमारे पास जो हैवी चेन होते हैं ये उसमें ही पाए जाते हैं। दूसरा हमारे पास लाइटर चेन होता है। अब ये लाइटर चेन दूसरे साइड पे आप लोग देख सकते हैं जो ग्रीन किस्म की आप लोग को नज़र आ रही है, तो ये हमारे पास लाइटर चेन है। और लाइटर चेन में हमारे पास जस्ट अटैचमेंट पोजीशन होती है, अटैचमेंट पॉइंट होती है, इसी दूसरा जो हैवी चेन होता है, ठीक है। तो हैवी चेन में आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि इसमें हमारे पास डिफरेंट रीजन होते हैं और इसमें हमारे पास स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन जिसको हम ट्रोपोनिन कहते हैं, इसी ट्रोपोनिन की वजह से यहाँ पर इसकी अटैचमेंट होती है। और ये जो हैवी चेन होता है जिसको हम मायोसिन प्रोटीन कहते हैं, तो मायोसिन जो है ये इसी ट्रोपोनिन के साथ अटैच होकर इसकी कंट्रैक्शन जो है वो काज होगी। अब सबसे पहले हम डायग्राम जो है वो समझ लेते हैं, इसी सर्कुलर की जो डायग्राम है, डायग्राम के बाद इंशाल्लाह इसकी कंट्रैक्शन और इसकी जो मूवमेंट है वो भी साथ ही साथ हम पढ़ेंगे, ठीक है। कौन सी चीज़ें हैं, सबसे पहले आप लोग इसके अंदर जो डिफरेंट रीजन है ये आप लोग देखें। जेड लाइन का तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि जिगजैग लाइन होगा बिटवीन दी टू सर्कोमेर, ठीक है, यहाँ से जो मैं हाईलाइट कर चुका हूँ ब्लैक कलर से। इसके अलावा इसमें डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स, ये जो प्रोटीन आप लोगों को नज़र आ रहे हैं ग्रीन किस्म के, तो इसको हम एक्टिन प्रोटीन कहते हैं। कौन से प्रोटीन होंगे, ये 10 एलिमेंट है और इसको हम एक्टिन प्रोटीन कहते हैं। ये ट्विस्टेड फॉर्म में, डीएनए की तरह जो ट्विस्टेड फॉर्म में मौजूद है। इसके अलावा ये जो डार्किश कलर आप लोग को नज़र आ रही है अंदर की तरफ, ठीक है, बड़े बड़े, तो ये हमारे पास टेक्स एलिमेंट होते हैं और ये मायोसिन के हैं। तो ये हमारे पास मसल सेल्स के अंदर ये सारे के सारे प्रोटीन जो है वो पाए जाते हैं, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन। अब इसका फंक्शन क्या होगा, यहाँ आप लोग देखिए इसमें डिफरेंट बैंड जो है ये मौजूद है। ये जेड लाइन के दरमियान एक ही सर्कुमेर है, ठीक है। अब इन सर्कुमेर के दरमियान ये जो रीजन आप लोग को नज़र आ रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रीजन है इसको हम आई बैंड कहते हैं। चलिए मैं रेड कलर से जो है वो इंसर्कल कर लेता हूँ ताकि आप लोग को मालूम हो कि आई बैंड हम कहाँ से कहाँ तक रीजन को कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जो रीजन है इसको हम आई बैंड कहते हैं। कौन सा बैंड कहेंगे, आई बैंड कहेंगे, ठीक है। और ये हमारे पास मोस्टली ये लाइटर बैंड ही होगी, या सो यहाँ ये नहीं है, यहाँ से यहाँ तक ये आई बैंड है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। अगर आप लोग देखें तो इसमें सिर्फ एक ही किस्म की प्रोटीन मौजूद है, इसको हम कहते हैं एक्टिन प्रोटीन। इसके अलावा जो दूसरी बैंड है हमारे पास वो यहाँ से यहाँ तक की होती है, इसको हम ए बैंड कहते हैं। ए बैंड, कौन सा बैंड, ए बैंड। चलिए मैं इसको दूसरे कलर से हाईलाइट कर लेता हूँ ताकि आप लोग मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर लेता हूँ। ये ए बैंड है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ए बैंड है। ए बैंड जो है इसमें दो ही किस्म के प्रोटीन है, एक्टिन भी है और मायोसिन भी है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखिए तो इसी रीजन में इसको मैं किसी येलो कलर से हाईलाइट कर लेता हूँ। अब यहाँ देखिए तो इस रीजन में सिर्फ और सिर्फ मायोसिन प्रोटीन तो है लेकिन एक्टिन प्रोटीन नहीं है। इसी रीजन को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एच जोन। क्या कहेंगे, एच जोन कहेंगे। और इसी एच जोन के दरमियान एक सेंटर पॉइंट होती है जिसको हम एम लाइन कहते हैं। तो ये डिफरेंट रीजन है और इस पर आप लोग अपने आप को जो है क्लियर कर दें कि इसमें जो डिफरेंट रीजन है, डिफरेंट रीजन को कौन कौन से नाम से जो है इसको जाना जाता है। यहाँ पर डिफरेंट जोन जो आप लोग को दिखाए गए हैं, जेड लाइन, आई बैंड। आई बैंड का मतलब है आइसोट्रोपिक, एन ए बैंड का मतलब एन आइसोट्रोपिक, ठीक है। तो आइसोट्रोपिक और एन आइसोट्रोपिक का तो मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है इसका, या आइसोट्रोपिक जो है इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये इंडिपेंडेंट होते हैं, इन एनी डायरेक्शन ये मूवमेंट काज कर रहे होते हैं। आइसोट्रोपिक का मतलब कि इसकी डायरेक्शन जो वो डिपेंडेंट होती है। इसके अलावा जेड लाइन जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो इसमें भी आप लोग जो स्पेशल
तो इसी वजह से आप लोग देखें यहाँ पर कि इसमें हमारे पास डिफरेंट जोन जो है ये मौजूद है, लेकिन साथ ही साथ इसमें दो ही किस्म के प्रोटीन हैं। एक को हम मायोसिन कहते हैं जो कि डार्कर कलर आप लोग को नज़र आ रही है, और दूसरे किस्म की जो है वो मायोसिन प्रोटीन है, एक्टिन और मायोसिन। अब ये मायोसिन प्रोटीन यहाँ से ये मैं नज़दीक से आप लोग को दिखा रहा हूँ, ठीक है। छोटा सा एक फार्म जो है हम यहाँ पर ले चुके हैं और आप लोग को दिखाना चाह रहा हूँ मैं। यहाँ पर आप लोग को बहुत सारे हेड्स जो है वो नज़र आ रहे हैं इसी प्रोटीन के, और एक बंडल सा जो है वो बना हुआ होता है। तो ये बंडल जो है ये असल में जो जिसको हम कहते हैं ना हैवी चेन से ये बने हुए होते हैं। हैवी चेन में हमारे पास डिफरेंट रीजन जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि टेल और एटीपी बाइंडिंग साइट, ये फ्लेक्सिबल हाइंग रीजन और ये हेड ग्लोबुलर हेड जो है मौजूद होता है। अब इसके अलावा जो दूसरी प्रोटीन यहाँ पर है जिसको हम लाइटर चेन कहते हैं, और लाइटर चेन में हमारे पास ये दो ही इस तरह ट्विस्टेड फॉर्म में ये प्रोटीन मौजूद होते हैं। अब फंक्शन इसका क्या होगा कि इसी जो हमारे पास एटीपी बाइंडिंग साइट, एटीपी आएगा और यहाँ पर एटीपी बाइंडिंग साइट के साथ जो वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। जब भी वो यहाँ पर आके इसके साथ अटैच हो जाए तो उसी एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट कर देता है, और एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट करके इसको एनर्जी मिल जाती है। और जब भी इसको एनर्जी मिलती है तो ये जो हेड होता है ना, ये इसी ट्रोपोनिन या इसी एक्टिन प्रोटीन के साथ जो वो अटैच हो जाते हैं, और अटैच होने की वजह से ये हेड जो होता है ये इसको कंट्रैक्ट कर देता है इसी साइड पे, ठीक है। प्रैक्टिकली मैं आप लोग को समझा देता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं आप लोग को प्रैक्टिकली जो है वो समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास प्रोटीन है इस तरह, ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्टिन प्रोटीन है। इस तरह एक दूसरा स्ट्रक्चर, ठीक है, इस तरह इसका ये कंप्लीट स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ। ये इसका इस तरह एक ग्लोबुलर हेड था, ठीक है, और इसी ग्लोबुलर हेड में यहाँ पर एक रीजन था जिसको हम एटीपी बाइंडिंग साइट कहते थे। ये एटीपी बाइंडिंग साइट है। अब ये क्या करेगा, एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट करेगा। एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट करना ये इसी हेड का काम है, ठीक है। तो ये जब भी एटीपी यहाँ पर इसके साथ अटैच हो जाता है तो ये अपने हेड को जो है वो इस तरह घुमा देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से दोबारा बना देता हूँ, थोड़ा नज़दीक ही बना देता हूँ। ये अपने हेड को यहाँ पर एटीपी की अटैच होने के साथ ये यहाँ पर इसी एक्टिन के साथ जो वो अटैच कर लेता है, ये इसके अटैचमेंट पॉइंट है। जब ये अटैच कर लेता है तो साथ ही साथ इसी एक्टिन की जो है वो कंट्रैक्शन भी काज हो जाएगी। किस तरह की, ये अपने हेड को आहिस्ता इस तरह जो है वो प्रेस कर लेता है इस तरह, ठीक है। तो इसकी कंट्रैक्शन, ये ऊपर वाला जो आप लोग को एक्टिन प्रोटीन नज़र आ रहा है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी कंट्रैक्शन काज हो जाएगी, ठीक है, इसी साइड पे, ठीक है। और जब दूसरी एटीपी पर आएगी, ठीक है, इसके साथ अटैच हो जाएगी वो एटीपी, तो वो एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगी, तो फिर ये रिलीज़ होगा, फिर दोबारा इसी एक्टिन के साथ अटैच होगा। तो ये पूरा प्रोसेस जो इस तरह कंटिन्यू होता रहेगा, जिसकी वजह से मसल की कंट्रैक्शन काज होगी। अच्छा, अब उम्मीद है कि आप लोगों ने ये कंप्लीट स्ट्रक्चर सर्कुलर का जो है वो जान लिया हुआ होगा। अब स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल क्या है कि ये किस तरह एक्टिन और मायोसिन जो है वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो स्लाइड ओवर करते रहेंगे। तो अरेंजमेंट और इसकी इंटरेक्शन बिटवीन द थिक एंड थिन फिलामेंट। थिक और थिन फिलामेंट कौन से थे? थिन तो हमारे पास एक्टिन है, और थिक कौन से थे? मायोसिन। ये दो एक दूसरे के ऊपर जो वो क्या करेंगे, स्लाइड ओवर करते रहेंगे, ठीक है। और ये फोर्स को, ये सर्कुलर के ऊपर जो फोर्स को जनरेट करते रहेंगे, जिसकी वजह से सर्कुलर कभी कंट्रैक्ट कभी रिलैक्स। जब ये कंट्रैक्ट होगा तो हमारे सारे मसल कंट्रैक्ट हो जाते हैं। जब ये सर्कुलर रिलैक्स होगा तो सारे के सारे जो हमारे सर्कुलर होते हैं वो सारे के सारे रिलैक्स और वो थोड़े डायलेट हो जाते हैं। अब ये सिग्नल जो है कि जब हमारे ये मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन कभी कंट्रैक्ट होंगे कभी रिलैक्स होंगे, तो ये मैसेज असल में मोटर न्यूरॉन उसको प्रोवाइड कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम आयंस, ठीक है। कैल्शियम आयंस वहाँ पर हमारे जो मसल सेल्स थे वहाँ पर एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था जिसको हम सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते थे। उसी सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बहुत सारे जो कैल्शियम आयंस थे वो स्टोर भी होते थे, वो जो स्प्रेड भी कर रहे होते थे। तो उसी फाइबर्स के अंदर, स्केलेटन मसल फाइबर के अंदर जो है 10 फिलामेंट होते हैं। 10 फिलामेंट कौन से? मायोसिन, ठीक है, जो कि पुल्ड हुए होते थे किस चीज़ के साथ? थिक के ऊपर। सर्कुलर में थिक और 10 फिलामेंट होते थे, तो थिक की वजह से जो मायोसिन होते थे वो इसी 10 फिलामेंट को पुल कर रहे होते, उसको खींचते थे। उसको उसकी खींचने की वजह से उसी सर्कुलर के अंदर कंट्रैक्शन काज होती थी, ठीक है ना। ये आप लोगों को बताया गया है कि जब भी हमारे पास एक्टिन जो है या मायोसिन जो है वो एक्टिन को पुल करेंगे तो इसी सर्कुलर की स्ट्रक्चर पे कोई असर नहीं पड़ेगा, या इसमें किसी किस्म की जो चेंज है उसकी लेंथ में वो नहीं आएगी। सिर्फ और सिर्फ ये जो
जो इसकी सर्कोमेर के जो फिलामेंट्स है एक्टिन और मायोसिन, ये सिर्फ एक दूसरे के ऊपर ग्लैंड होते रहेंगे, ठीक है, स्लाइड ओवर होते रहेंगे, और इसी फिनोमेना को हम कहेंगे स्लाइड फिलामेंट मॉडल ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ मसल, स्लाइड फिलामेंट ऑफ मॉडल कंट्रैक्शन ऑफ मसल। यहाँ पर अभी डायग्रामेटिकली मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि इसकी जो स्लाइड ओवर फिनोमेना है वो क्या है। यहाँ पर बहुत सारे बैंड्स, या जो बैंड्स आप लोगों ने मैंने आप वहाँ पर आप लोगों को समझाया, तो वो बैंड्स यहाँ पर भी मौजूद है। ये जो रीजन है, अब ये दरमियान में ये जो जेड लाइन है ये दो सर्कोमेर के दरमियान ही पाई जाती हैं। फिर इसके बाद आई बैंड होता है, आई बैंड के बाद फिर ये हमारे पास ए बैंड है। ए बैंड में हमारे पास दो किस्म के प्रोटीन, एक्टिन और मायोसिन, जो बड़े बड़े अंदर आप लोग को नज़र आ रहे हैं तो इसको हम मायोसिन प्रोटीन कहते हैं। जो ट्विस्टेड फॉर्म में ग्रीन कलर के आप लोग को नज़र आ रहे हैं तो इसको हम एक्टिन प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा ए बैंड में आप लोग यहाँ पर देखें तो ये एच जोन है, ठीक है, हेली जोन का मतलब है कि दरमियान जब भी इसी की कंट्रैक्शन होती है इसी सर्कुमेर की, तो ये एच जोन ख़त्म ही हो जाता है। एम लाइन मतलब मीडियन लाइन या दरमियान वाला लाइन, ये भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये डिफरेंट रीजन है, ये तो पहले स्लाइड में मैंने आप लोगों को समझा दिया है। अब इसकी स्लाइड ओवर फिनोमेना किस तरह होगी, वहाँ पर भी मैंने आप लोग को डायग्राम दिखाया इसी मायोसिन का, क्योंकि उसका एक हेड होता था इस तरह, ठीक है, और उसी हेड वाले रीजन में एक रीजन होती थी जिसको हम एटीपी बाइंडिंग साइट कहते थे। एटीपी बाइंडिंग साइट पे जो एटीपी जो है वो अटैच हो जाते थे और एटीपी में कन्वर्ट हो जाता था, और इसी फिलामेंट को एनर्जी मिल जाती थी, और एनर्जी मिलने की वजह से वो इसी यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि ये इसी एक्टिन प्रोटीन के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है। और यहाँ पर देखिए तो इनके जो हेड है वो बिल्कुल नॉर्मल ही है, लेकिन अगर आप लोग नीचे देखें तो इसी मायोसिन हेड में कंट्रैक्शन काज हो गई है, ठीक है, इसमें थोड़ी बहुत जो है वो जो कंट्रैक्शन है या इसमें जो मूवमेंट है वो काज हो गई है, ठीक है। तो इसमें अब क्या है कि इसी एक्टिन फिलामेंट को ये इसी साइड पुल करेंगे और इसी फिलामेंट को इसी साइड पुल करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी फिलामेंट की जो टेल है वो टुवर्ड द एच जोन है, टुवर्ड द एम लाइन है, और इसकी जो हेड है वो टुवर्ड द जेड लाइन है, ठीक है, टुवर्ड द जेड लाइन है। तो इस तरीके से ये क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे जो है एक्टिन फिलामेंट को जो है टुवर्ड द एम लाइन जो है वो मूव करते रहेंगे। तो हमारे पास दो ही रीजन ख़त्म हो जाएंगे। कौन कौन से रीजन, एक तो एच जोन ख़त्म हो जाएगा, चलिए मैं साफ कर लेता हूँ इसी डायग्राम को थोड़ा। अच्छा, यहाँ पर आप लोग देखिए एक तो ये एच जोन जो है ये ख़त्म हो जाएगा। दूसरे आप लोग देखिए कि ये जो आई बैंड है यहाँ पर, ठीक है, एनाइसोट्रोपिक बैंड है, ये भी थोड़े कम पड़ जाते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये भी आई बैंड है और ये भी आई, और एच तो मुकम्मल तरीके से ख़त्म हो गया है। लेकिन अगर आप लोग इसी पूरे स्ट्रक्चर को देखें तो स्ट्रक्चर पे किसी किस्म का फ़र्क नहीं पड़ा, वही एक्टिन प्रोटीन भी है, वही मायोसिन प्रोटीन भी है। जो कुछ स्ट्रक्चर ऊपर रिलैक्स वाले सर्कुमेर में है वो सारे के सारे नीचे डायग्राम में भी मौजूद है, लेकिन जस्ट इसमें कंट्रैक्शन उकास हो गई है। अब इसकी कंट्रैक्शन होने की वजह से सिर्फ एच जोन जिसको हम हेली जोन कहते हैं और आई बैंड वो बिल्कुल ख़त्म ही हो गए हैं। तो ये हमारे पास क्या कंट्रैक्शन है, किस चीज़ की, सर्कुमेर की, ठीक है। इससे पहले हमने जो फिलामेंट स्लाइडिंग फिनोमेना ऑफ कंट्रैक्शन जो थी वो डिस्कस की। ये तब होगा जब मायोसिन बाइंडिंग साइट जो है वो क्या होगा, या मायोसिन का जो हेड है ग्लोबुलर हेड वो एक्टिन फिलामेंट के साथ जब एक्सपोज हो जाए, ठीक है। ये तब होगा जब कैल्शियम रिलीज हो जाती है, जब कैल्शियम की एंट्री हो जाती है सार्कोप्लाज्म में, और सार्कोप्लाज्म में तब कैल्शियम की एंट्री होगी जब मोटर न्यूरॉन उसी स्केलेटल मसल को मैसेज जो है वो प्रोवाइड कर देगा तब। लेकिन जब यहाँ पर सार्कोप्लाज्म में या इसी सर्कोमेर के अंदर कैल्शियम वगैरह नहीं होंगे तो तब एक प्रोटीन है उसी स्ट्रक्चर में, वहाँ पर आप लोगों ने देखा था ट्रोपोमाइसिन। ट्रोपोमाइसिन क्या करेगा कि वो उसी एक्टिन फिलामेंट को वाइंड अराउंड कर देगा, मतलब उसको घुमा देगा, ठीक है, और मुकम्मल तरीके से इस तरह कवर कर देगा कि मायोसिन का जो हेड होता है ना वो कभी भी उसी एक्टिन के साथ बाइंड नहीं हो सकेगा, ठीक है। तो ये मतलब जब कैल्शियम होगा तो ये एक्टिव हो जाता है, ट्रोपोमाइसिन जो उसको दोबारा रिटर्न कर देता है, जिसकी वजह से इसी ग्लोबुलर हेड को उसी एक्टिन के साथ जो है वो बाइंड कर देता है। ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन जो है ये हमारे पास क्या है, कम्प्लेक्सेस है, ठीक है। TNC हमारे पास क्या है, ये इसमें स्पेशल एक एक्टिव साइट होता है। ये दो जो प्रोटीन हैं ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन, ये क्या करेंगे, कैल्शियम आयन को रिसीव करके मायोसिन को एक्टिन के साथ बाइंड करने को रेगुलेट कर रहा होगा, और एक्टिन और मायोसिन के दरमियान एक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, जो कि पहले स्लाइड में मैंने आप लोग को बता दिया है। अब क्रॉस ब्रिज जो है इसकी फॉर्मेशन होगी
फिलामेंट्स के दरमियान, कौन कौन से फिलामेंट्स के दरमियान, एक्टिन और मायोसिन के दरमियान, और फिर ये एक दूसरे के ऊपर जो है वो स्लाइड ओवर होते रहेंगे, और ये तब करेंगे जब कैल्शियम जो है वो मौजूद होंगे। और कैल्शियम को सिग्नल्स तब मिलते हैं जब हम मसल की कंट्रैक्शन करते हैं, और हम मसल की कंट्रैक्शन तब करेंगे जब मोटर न्यूरॉन जो है वो मैसेजेस जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं और कंट्रैक्शन को जो है वो उसको एक्साइट कर देते हैं तब। अब वन बाय वन यहाँ पर जितने भी प्रोसेस हो रहे होते हैं या जितने स्टेप्स हैं इसमें कि मसल कंट्रैक्शन किस तरह काज होती है, तो सबसे पहले क्या होगा कि एटीपी एंड मसल कंट्रैक्शन। सबसे पहले मसल कंट्रैक्शन के लिए एटीपी की बेहद ज़रूरत है, ठीक है। अगर एटीपी होगी तभी मस्कुलर कंट्रैक्शन जो है वो काज हो। पहले तो एटीपी आ चुकी है, मायोसिन को एक्टिन के साथ बाइंड कर चुकी है। अब अगर प्रोटीन होगी तो मायोसिन के हेड को दोबारा जो है उसको फ्री कर सकते हैं उसी क्रॉस ब्रिजिंग से। मतलब एक एटीपी आ चुकी है, वो कंट्रैक्शन काज कर चुकी है उसी एक्टिन प्रोटीन में, लेकिन अब अगर दूसरी प्रोटीन आएगी तभी ये क्रॉस ब्रिज टूट सकता है, वरना नहीं। तो नेक्स्ट कंट्रैक्शन के लिए अगर ये मायोसिन हेड फ्री होना चाहते हैं तो इसके लिए अब नेक्स्ट एटीपी की ज़रूरत होगी। इसी पहले वाले सेंटेंस में भी मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर एक्सप्लेन की कि एटीपी जो है मसल कंट्रैक्शन में भी इसका जो है बेहद एक बेसिक रोल होता है कि ये क्या करेंगे, मायोसिन को एक्टिन के साथ बाइंड करते रहेंगे, ये टू फिलामेंट को आपस में बाइंड करते रहेंगे, और ये तब होगा जब एटीपी होगी किसी भी सर्कोमेर के अंदर। तो एटीपी जो है ये क्या करेंगे, मायोसिन को प्रिपेयर करेंगे, रिचार्ज करेंगे कि वो क्या हो जाए कि एक्टिन के साथ दोबारा बाइंड हो सके, ठीक है। तो बाइंड हो जाएगा और वहाँ पर एटीपी आ जाएगी, फिर दोबारा उसको रिलीज़ कर देगा, फिर नेक्स्ट एटीपी आ जाएगी, फिर उसको दोबारा एक्टिन के साथ बाइंड करेगा। तो ये बाइंड होगा, रिबाइंड होगा, बाइंड होगा, फिर फ्री होगा, बाइंड होगा, फिर फ्री होगा। इस तरीके से ये बार बार इस तरह रिचार्ज होता रहेगा, जिसकी वजह से एक्टिन की जो कंट्रैक्शन है वो काज होती रहेगी। अब वंस अगेन के क्रॉस ब्रिज ये कब बनाएंगे कि जब भी एटीपी जो है वो बाइंड हो जाएगी इसी मायोसिन प्रोटीन के साथ, तो इसमें हाई एनर्जी स्टेट जो है वो पाई जाती है, फिर इसमें एनर्जी वो बहुत ज़्यादा मौजूद होती है। अब एनर्जी रिलीज़ होती है ड्यूरिंग एटीपी स्टेट में बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस या हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो एनर्जी इसको मिल ही जाती है इसी मायोसिन हेड को। तो मायोसिन का हेड नॉर्मल पोजीशन में था, अब ये दोबारा कॉक्ड शेप हो जाएगा, मतलब कर्वनेस इसमें आ जाती है। और फिर क्या होगा कि जब एटीपी इसमें दोबारा अवेलेबल होगी तो फिर ये दोबारा नेक्स्ट एक्टिन के साथ जो है वो बाइंड हो सकेगा अगर साइट अवेलेबल हो तो। अब एडीपी और जो इनऑर्गेनिक फास्फेट है वो उसी मायोसिन हेड के साथ जो मौजूद ही रहेंगे, ठीक है, जब तक नेक्स्ट एटीपी जो है वो यहाँ पर मौजूद ही ना हो। अब ये जो प्रोसेस हमने डिस्कस किए हैं ये सारे के सारे यहाँ पर मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। मस्कुलर कंट्रैक्शन साइकिल है, ठीक। कैल्शियम आयन तो सबसे पहले आएंगे, तो वो क्या करेंगे, इसी प्रोटीन कम्प्लेक्स को ट्रोपोनिन के साथ जो वो बाइंड करेंगे, ठीक है। ये सबसे पहले ये देखिए कैल्शियम आ चुके हैं और ये कैल्शियम जो इसी ट्रोपोनिन के साथ बाइंड हो चुकी है। अब ये ट्रोपोनिन की वजह से ये जो एक्टिन प्रोटीन होगा ये एक्टिवेट हो जाएगा, और एक्टिवेट होने की वजह से फिर क्या करेगा कि सून ये जो एक्टिन बाइंडिंग साइड होता है ना इसी मायोसिन प्रोटीन का, उसके साथ एटीपी आके इसके साथ अटैच हो जाती है, और अटैच होने की वजह से उसको हाई एनर्जी जो है उसी मायोसिन को मिल जाती है, और वो एक क्रॉस ब्रिज बना देता है किस चीज़ के साथ, एक्टिन प्रोटीन के साथ, ठीक है। अब मायोसिन जो है वो एनर्जी जो है वो इसकी वजह से एक्सपेंड हो जाती है, ठीक है, ज़्यादा एनर्जी उसको मिल जाती है। एनर्जी मिलने की वजह से ये जो एक्टिन प्रोटीन होगा उसको क्या करेगा, उसको खींचेगा इसी साइड पे, देखिए खींच चुके हैं ये, ठीक है, एक्टिन और मायोसिन टुवर्ड दी कौन सा लाइन, टुवर्ड दी एम लाइन। एम लाइन जो है ये सर्कुमेर में दरमियान वाला लाइन है। अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 10 नैनोमीटर जो है वो हमारे पास एक वो एम लाइन होता है, वो एम लाइन कम्प्लीटली गायब ही हो जाता है, ठीक है, और सर्कुमेर जो है वो शॉर्ट हो जाता है, उसकी साइज़ थोड़ी कम हो जाती है, वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और मायोसिन की जो पोजीशन है वो जब इसी हालत में आ जाता है तो इसकी जो एनर्जी है वो भी लोअर हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि वो एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट कर चुका है, एनर्जी रिलीज़ हो चुकी है, वो एनर्जी ये इसी क्रॉस ब्रिज में या इसकी कंट्रैक्शन में इस्तेमाल कर चुका है। अब दूसरी एटीपी आएगी, ठीक है, और जब दूसरी एटीपी आएगी तो दोबारा इसी मायोसिन हेड को दोबारा जो है वो फ्री स्टेट पे ले जाएगा, उसको स्ट्रेट करेगा और उसको दोबारा हाई एनर्जी जो है वो हाई एनर्जी स्टेट पे उसको दोबारा लेके जाता है। और इसके अलावा ये अब दोबारा फ्री है किस चीज़ के लिए, कि वो अटैच हो उसी एक्टिन फिलामेंट के साथ दोबारा, और ये क्रॉस ब्रिज दोबारा बनाए। तो इस तरीके से ये साइकिल बार बार होते रहेंगे, साइकिल बार बार होते रहेंगे, जिसकी वजह से मस्कुलर कंट्रैक्शन जो है किसी भी सर्कुमेर के अंदर काज होती रहेगी। अब ये देखिए ये वही पूरा डायग्राम है,
ठीक है, जिसकी वजह से मस्कुलर कंट्रैक्शन काज हो रही होती है। अब ये देखिए ये स्केलेटन मसल की हम डायग्राम पढ़ रहे थे, ये स्केलेटन मसल है, ये उसके बंडल्स वगैरह, बंडल में फिर हमारे पास ये मसल फाइबर के अंदर फिर मायोफाइब्रल पेपर, ये हमारे पास ये सर्कोमेयर है, ठीक है। ये देखिए ये एक सर्कोमेयर है, इसी एक सर्कोमेयर का डायग्राम हम यहाँ पर उठा चुके हैं। तो ये उसमें वो जेड लाइन है, ठीक है, और इसमें ये दो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन होते हैं। इसी एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन की कंट्रैक्शन की वजह से ये पूरा का पूरा सर्कोमेयर कंट्रैक्ट और रिलैक्स होता रहेगा। अब इसी सर्कोमेयर में दो ही प्रोटीन, एक को हम कहते हैं मायोसिन प्रोटीन, दूसरे को हम एक्टिन प्रोटीन। अब ये एक्टिन प्रोटीन इसी मायोसिन प्रोटीन के साथ जो है वो बाइंड तब करेगा जब एटीपी होगी, और एटीपी की वजह से ये बाइंड करके इसकी कंट्रैक्शन काज करेगी इसी साइड पे। अब नेक्स्ट एटीपी आएगी, इसको रिलैक्स करेगा, फिर दोबारा अटैच करेगा, फिर उसको कंट्रैक्ट करेगा, फिर नेक्स्ट एटीपी आएगी, दोबारा रिलैक्स होगा। इसी वजह से ये बार बार ये साइकिल रिपीट होता रहेगा और इसी सर्कुलर को कंट्रैक्ट करता रहेगा, तब तक कंट्रैक्ट करता रहेगा जितनी इसमें कैपेसिटी होगी कंट्रैक्शन की। चलिए, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोग को ये लेक्चर पसंद आया हुआ होगा, आप लोग बिल्कुल क्लियर ही होंगे इसी चीज़ पे। अगर अब भी आप लोग के माइंड में इसी सर्कुलर के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप लोग पूछ सकते हैं। दोबारा भी मैं आप लोग को बता दूं कि एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, बार बार आ सकता है। तकरीबन 4-5 पेपर्स में मैंने देख लिया है ये क्वेश्चन, इसी वजह से मैंने ये ज़रूरी समझा और डिटेल के साथ मैंने आप लोग को जो है ये समझा दिया है। अब भी अगर आप लोग के माइंड में कोई क्वेश्चन है इसी सर्कुलर के हवाले से तो प्लीज़ आप लोग पूछ सकते हैं, यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ लें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।